आज हम भारतीय टैक्स व्यवस्था पर जो स्टडी नोट्स तैयार किए गए हैं उन पर थोड़ी बात कर रहे हैं। इन नोट्स में टैक्स की बुनियादी बातें हैं, अलग-अलग सिस्टम्स, जीएसटी जैसे टैक्स और जो नए सुधार हुए हैं वो सब कवर किया गया है। जी। तो चलिए सीधे इस पर आते हैं कि इन नोट्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो जो पहली बात मुझे लगी वो है जानकारी को पेश करने का तरीका, मतलब इसका ढांचा और प्रवाह। हाँ। जानकारी तो इसमें काफ़ी है, लेकिन शायद पढ़ने वाले के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि भाई मुख्य बातें क्या हैं या लेखक किस नतीजे पर पहुंच रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसमें दिक्कत असल में ये लगती है कि नोट्स ना अलग-अलग टॉपिक्स के बीच में जैसे कूदते से हैं। कभी आप टैक्स की परिभाषा पढ़ रहे हैं, फिर एकदम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, फिर अचानक से आप जीएआर, बीईपीएस जैसे टैक्स बचाने के तंत्रों पर चले गए, हाँ हाँ। और फिर तुरंत ही जीएसटी या ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन जैसे सुधारों का जिक्र आ जाता है। तो वो एक फ्लो नहीं बन पाता। ऐसा लगता है बस अलग-अलग जानकारी एक जगह रख दी हैं। सही कहा, कोई कहानी सी नहीं बनती है ना। बिल्कुल। तो पाठक के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि पूरी तस्वीर क्या है, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ कैसे रही हैं। वो शायद सोचे कि अच्छा ये सब है तो सही, पर मतलब क्या है इसका एक साथ। तो इसे ठीक करने के लिए मेरा एक सुझाव ये हो सकता है कि आप कंटेंट को थोड़ा थीम के हिसाब से या लॉजिकली ग्रुप करके दोबारा अरेंज करें। अच्छा, थीम के हिसाब से कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक पूरा सेक्शन बना दें सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पर। उसमें फिर आप इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एमएटी, गार ये सब डाल दें। बताएं कि ये क्या हैं, इनकी क्या खासियतें हैं, इनसे जुड़े मसले क्या हैं। ठीक है। फिर इसी तरह एक अलग सेक्शन हो इनडायरेक्ट टैक्स पर। उसमें आप पुराने वैट, सर्विस टैक्स से लेकर जीएसटी तक का पूरा सफर दिखा सकते हैं कि कैसे ये टैक्स इवॉल्व हुए और फिर जीएसटी में इंटीग्रेट हो गए। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि आप बड़े मुद्दों के हिसाब से ग्रुप बना लें। मिसाल के तौर पर एक सेक्शन हो भारतीय टैक्स सिस्टम की चुनौतियां। इसमें आप टैक्स चोरी, बीप्स, जीएसटी लागू करने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सब डाल दें। अच्छा। और फिर अगला सेक्शन हो इन चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए सुधार। उसमें फिर जीएसटी काउंसिल, फेसलेस असेसमेंट या जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात चल रही है वो सब आ जाए। हम्म। तो इस तरह से बांटने पर ना पढ़ने वाले को चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी और वो आपके तर्क के साथ साथ चल पाएगा। उसे लगेगा कि हाँ, अब बात जम रही है, चीजें जुड़ रही हैं। ये बात तो सही है। एक लॉजिकल फ्लो होना तो बहुत जरूरी है, खासकर इतने मुश्किल टॉपिक में। और जब हम फ्लो की बात कर ही रहे हैं, तो एक और चीज जो मुझे लगी वो एनालिसिस की गहराई से जुड़ी है। अच्छा। हाँ, मतलब नोट्स में मैट, जीएआर, जीएसटी जैसी कई चीजों की परिभाषा और जानकारी तो है, दी हुई है अच्छे से, लेकिन जो बड़ी पॉलिसीज हैं, उनका असर क्या हुआ, उनमें क्या चुनौतियां आईं, इस पर अगर थोड़ा और गहरा विश्लेषण होता, तो शायद नोट्स का इम्पैक्ट और बढ़ जाता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, नोट्स में ये तो बताया गया है कि क्या हुआ, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हुआ या जीएसटी को लेकर ये चिंताएं हैं। हाँ। लेकिन ये अक्सर इस बात पर ज्यादा गहराई में नहीं जाते कि क्यों ऐसा हुआ या इन चिंताओं का असर कितना बड़ा है, किस हद तक है। जैसे वो कॉर्पोरेट टैक्स कटौती के फायदे और चिंताएं लिस्ट की हैं। हाँ, वो लिस्ट तो है। वो ज्यादातर थियोरेटिकल लगती हैं। क्या सच में उससे निवेश बढ़ा, नौकरियां बढ़ी? इसका कोई ठोस सबूत या क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा कम है। इसी तरह जीएसटी की चिंताओं वाले सेक्शन में बस पॉइंट्स गिना दिए हैं। कंप्लायंस का बोझ, मल्टीपल रेट्स, रेवेन्यू पर असर। लेकिन ये बोझ कितना ज्यादा है? क्या ये छोटे बड़े सभी बिजनेस को एक जैसा परेशान कर रहा है, या वो मल्टीपल रेट से असल में महंगाई पर या गरीबों पर बोझ कितना घटा बढ़ा? इन सवालों के जवाब जैसे नहीं मिलते, बात बस सतह पर ही रह जाती है। सही कहा, मतलब वो विश्लेषण वाली परत गायब है थोड़ी। हाँ, तो सुझाव यहाँ ये है कि कुछ जो खास और जरूरी एरिया हैं, उनमें सिर्फ जानकारी देने के बजाय एनालिसिस पर, विश्लेषण पर ज्यादा जोर दिया जाए। पढ़ने वाले को सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट न दें, बल्कि ये भी समझाए कि उन फैक्ट्स का मतलब क्या है, उनके नतीजे क्या हो सकते हैं। हाँ, उदाहरण दे सकते हैं कुछ? बिल्कुल। जैसे आप जीएसटी के पिछले मान लीजिए 5-7 साल के अनुभव पर एक डिटेल्ड सेक्शन लिख सकते हैं। सिर्फ चिंताएं गिनाने के बजाय आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि वो जो कंप्लायंस का बोझ है, वो छोटे व्यापारियों,
एसएमईज को कैसे ज्यादा तंग कर रहा है। या वो जो कई सारे रेट्स हैं, उनकी वजह से क्या सच में चीजें महंगी हुई या टैक्स का बोझ किस पे ज्यादा पड़ा। आप चाहें तो यहाँ कुछ डेटा या असल कंपनियों के उदाहरण, मतलब केस स्टडीज, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, डेटा से बात में वजन आएगा। बिल्कुल। और कॉर्पोरेट टैक्स कटौती की बात करें तो सिर्फ ये बताने की जगह कि इससे निवेश बढ़ने की उम्मीद थी, क्या कोई शुरुआती डेटा है जो दिखाता हो कि हाँ भाई, निवेश या नौकरियां बढ़ी? अगर नहीं बढ़ी तो क्यों नहीं? क्या वो जो दूसरे सुधारों की बात नोट्स में लिखी है, जैसे स्किल्ड लेबर की कमी या जमीन अधिग्रहण में मुश्किल, क्या वो ज्यादा बड़ी रुकावट है? अच्छा। तो इस तरह का जो एनालिसिस होगा ना, वो इन नोट्स को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट से उठाकर एक ज्यादा प्रैक्टिकल और सोचने पर मजबूर करने वाले विश्लेषण का रूप देगा, और पढ़ने वाले के लिए ये कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, ये बात तो है। डेटा और असल दुनिया के उदाहरण वाकई फर्क ला सकते हैं। मतलब सिर्फ क्या नहीं, बल्कि क्यों और कितना पर भी फोकस करना जरूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही थी, नोट्स में कुछ जरूरी एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे टैक्स बोएंसी, टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स जीडीपी रेशियो। ये बहुत काम के टर्म्स हैं। हाँ, है तो बहुत जरूरी। पर मुझे लगा कि इन्हें जो अलग-अलग टैक्स पॉलिसीज डिस्कस की गई हैं, उनसे और बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता था। अभी वो थोड़े अलग-थलग से लगते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा मौका है जिसका सही से फायदा नहीं उठाया गया, ऐसा लगता है। वो जो टैक्सेशन अन्य अवधारणाएं वाला सेक्शन है, वो ये मैट्रिक्स बताता तो है, पर जैसा आपने कहा वो बाकी नोट्स से थोड़ा कटा हुआ सा लगता है। हाँ। ऐसा महसूस होता है कि इन्हें बस लिस्ट में डाल दिया गया है, पर इनका इस्तेमाल करके ये नहीं दिखाया गया कि जो पॉलिसीज और सुधार पहले बताए गए, जीएसटी हो या कॉर्पोरेट टैक्स कटौती, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उन पर असर क्या पड़ा। मतलब इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल उन पॉलिसीज की कामयाबी या नाकामयाबी को नापने के लिए नहीं किया गया है। इससे वो सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाते हैं, एनालिसिस के असली टूल नहीं बन पाते। तो फिर सुझाव क्या होगा यहाँ? सुझाव ये है कि इन एनालिटिकल टूल्स को पूरे नोट्स में ज्यादा एक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इन्हें सिर्फ परिभाषा वाले सेक्शन तक ही ना रखें, बल्कि जहां भी ये रेलेवेंट हो वहां इनका इस्तेमाल करें। जैसे कि? मिसाल के तौर पर, जब आप जीएसटी पर बात कर रहे हो तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स बोएंसी यानी इकोनॉमी बढ़ने पर टैक्स कलेक्शन कितना तेजी से बढ़ता है, में सुधार आया है या नहीं। अच्छा। क्या ये सुधार उम्मीद के मुताबिक है? भारत के टैक्स जीडीपी रेशो पर जीएसटी का क्या असर पड़ा है? क्या ये रेशो बढ़ा या वहीं रहा या कम हुआ, और क्यों हुआ? हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी तरह जब आप कॉर्पोरेट टैक्स कटौती या टैक्स एक्सपेंडिचर यानी सरकार जो टैक्स छूट देती है उससे रेवेन्यू का जो नुकसान होता है पर चर्चा कर रहे हों, तो इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके उनके फिस्कल इम्पैक्ट या उनकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपने लाफर कर्व का भी जिक्र किया है नोट्स में, जो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच का रिश्ता बताता है। उसे सिर्फ बता देने की बजाय भारत की जो मौजूदा टैक्स दरें हैं, कॉर्पोरेट या इनकम टैक्स, उनके रेफरेंस में उसकी चर्चा ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। मतलब क्या हम कर्व के सही साइड पर है? हाँ, क्या हमारी दरें उस पॉइंट पर हैं जहां रेट बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा, या उस पॉइंट पर जहां रेट कम करने से शायद रेवेन्यू बढ़ जाए। इस तरह के लिंक्स बनाने से न सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे, बल्कि नोट्स भी ज्यादा इंटीग्रेटेड और एनालिटिकली मजबूत लगेंगे। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। इन एनालिटिकल टूल्स को असल पॉलिसीज से जोड़ना वाकई समझ को गहरा करेगा। अच्छा, अब एक आखिरी बात पर आते हैं। मुझे ऐसा लगा कि नोट्स पढ़ते हुए ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये असल में लिखे किसके लिए गए हैं। अच्छा, मतलब टारगेट ऑडियंस? हाँ, क्या ये किसी खास परीक्षा जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, या पॉलिसी मेकर्स के लिए हैं, या फिर आम जनता के लिए जो बस टैक्स सिस्टम समझना चाहती है? ये थोड़ी अस्पष्टता सी लगी, और इसका असर कहीं ना कहीं नोट्स की गहराई और फोकस पर भी पड़ता है। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, और ये चीज़ नोट्स में दी गई जानकारी की गहराई में भी दिखती है, जो कहीं-कहीं बदलती रहती है। कुछ चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पर समझाई गई हैं, तो कुछ अचानक से बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये जो अस्पष्टता है कि असल पढ़ने वाला कौन है, टारगेट ऑडियंस, ये वाकई एक कमज़ोरी है,
क्योंकि देखिए, अगर ये स्टूडेंट्स के लिए हैं तो शायद उन्हें ज़्यादा उदाहरण, केस स्टडीज़ या हो सकता है पिछले सालों के सवालों के एनालिसिस की ज़रूरत हो। हाँ, एग्जाम के लिहाज से। सही। और अगर ये पॉलिसी बनाने वालों या रिसर्चर्स के लिए हैं तो उन्हें शायद और गहरे विश्लेषण, डेटा पर आधारित तर्क और पॉलिसी सुझावों की उम्मीद होगी। और अगर ये आम पाठक के लिए हैं तो फिर भाषा को और सरल बनाने और टेक्निकल शब्दों को कम करने की ज़रूरत होगी। अभी ऐसा लगता है कि नोट्स शायद इन सभी को थोड़ा-थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे शायद किसी की भी जरूरत पूरी तरह से पूरी नहीं हो पा रही। बिल्कुल। किसी के लिए ये बहुत बेसिक हो सकता है, किसी के लिए बहुत टेक्निकल। तो फिर इसके लिए क्या सुझाव है? सुझाव सीधा सा है कि आप पहले ये तय करें कि आपका मुख्य पाठक कौन है, आपकी प्राइमरी ऑडियंस कौन है, और फिर कंटेंट को उसी के हिसाब से ढालें। अच्छा। उदाहरण के लिए, अगर ये सिविल सेवा परीक्षा के छात्रों के लिए हैं, तो आप हर सेक्शन के आखिर में कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल डाल सकते हैं या उन खास बहसों को शामिल कर सकते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए आप सिंपल डायग्राम या फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका लक्ष्य पॉलिसी एनालिस्ट हैं, तो आप शायद इंटरनेशनल लेवल पर तुलना, अलग-अलग सुधारों के क्या आर्थिक नतीजे हो सकते हैं, उनकी मॉडलिंग या किसी खास सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर ज़्यादा डिटेल चर्चा शामिल कर सकते हैं। तब डेटा और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल और भी ज़रूरी हो जाएगा। और आम जनता के लिए? अगर आम जनता के लिए है, तो फिर हम टैक्स क्यों दें, हमारा पैसा कहाँ जाता है, बजट को कैसे समझें, जैसे प्रैक्टिकल सवालों पर फोकस करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और भाषा को जितना हो सके उतना सरल और नॉन टेक्निकल रखना होगा। तो अपने पाठक को ध्यान में रखकर लिखने से नोट्स न सिर्फ ज़्यादा फोकस्ड होंगे, बल्कि अपने मकसद को पूरा करने में भी ज़्यादा कामयाब होंगे। हाँ, ये चारों बिंदु मतलब स्ट्रक्चर, एनालिसिस की गहराई, कॉन्सेप्ट्स का इंटीग्रेशन और ऑडियंस पर फोकस, ये सब मिलकर इन नोट्स को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज की बातचीत के मुख्य सुझाव ये थे। पहला, नोट्स के ढांचे और प्रवाह को सुधारें ताकि पढ़ने वाला आसानी से मुख्य तर्कों को समझ सके, शायद विषयों के हिसाब से ग्रुप बनाकर। हाँ। दूसरा, सिर्फ जानकारी देने की बजाय अहम पॉलिसीज जैसे जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स कटौती के असल असर का गहरा विश्लेषण करें, हो सके तो डेटा और उदाहरणों के साथ। जी, वो क्यों और कितना वाला हिस्सा। बिल्कुल। तीसरा, टैक्स बोएंसी और टैक्स जीडीपी रेशियो जैसे एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ परिभाषित न करें, बल्कि उन्हें टैक्स पॉलिसीज की चर्चा में इस्तेमाल करके विश्लेषण को ज़्यादा धार दें। हाँ, उन्हें प्रैक्टिकल टूल बनाएं। और चौथा, ये तय करें कि आपके मुख्य पाठक कौन हैं और फिर कंटेंट की गहराई, भाषा और फोकस को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट करें। सही। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे इस महत्वपूर्ण काम को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आपके काम आएंगे, और अगर आप इन बदलावों को करने के बाद अपने नोट्स हमें फिर से दिखाना चाहें, तो हमें उन्हें देखकर और उन पर आगे बात करके बहुत खुशी होगी। बिल्कुल।